प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम अशोक कुमार छाछिया। मैं सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय LBS महाविद्यालय कोटपुतली। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक्विनास के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार अर्थात मध्य युग के दर्शन का सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक। अर्थात यूँ कह सकते हैं एक्विनास द्वारा अरस्तुवाद का ईसाईकरण, तो जिसमें हम उसके सामाजिक विचार पढ़ चुके थे और दासता संबंधी विचार आज हम पढ़ेंगे। एक्विनास ने अरस्तु की भांति दास प्रथा का समर्थन किया है, किंतु उसके इस प्रथा का समर्थन अरस्तु से भिन्न आधार पर किया है। अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था माना है, क्योंकि यह प्रकृति का ही नियम है कि श्रेष्ठ निम्न स्तर पर शासन करे। अर्थात जो बलवान है या धनी है, जिसको भी हम श्रेष्ठ कह सकते हैं, वह निम्न स्तर पर शासन करे, यह अरस्तु का मानना था और उसने प्राकृतिक संस्था माना। अरस्तु का यह मत है कि दास प्रथा स्वामी एवं दास दोनों के लिए ही उपयोगी व महत्वपूर्ण है, किंतु एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन सैनिकों में वीरता की भावना भरने के लिए किया तथा कायर सैनिक को दंडित करने के लिए किया है। उसका मत है कि युद्ध में बंदी सैनिकों को दास बनाया जाना चाहिए। उसका विश्वास है कि दासता के अपमानजनक एवं निंदित जीवन से बचने के लिए प्रत्येक सैनिक पूर्ण शौर्य एवं वीरता के साथ वीरता से लड़ना पसंद करेगा। इस स्थिति में केवल कायर सैनिक ही बंदी बनाए जा सकेंगे और ऐसे सैनिकों को उनकी दासता के पाप के फल के रूप में दासता का दंड दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों देखिए, अरस्तु ने जहाँ दास प्रथा को एक प्राकृतिक संस्था माना है और उसने यह कहा है कि दासता एक प्राकृतिक है और उसमें, लेकिन अरस्तु के इस कथन को उसने स्वीकार नहीं किया और एक्विनास ने दासता को प्राकृतिक नहीं मानते हुए उसने दासता को इस तक सीमित किया है कि दास जो सैनिक होते हैं, उन सेना में जो सैनिक होते हैं, जो हारे हुए सैनिकों को दास बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे इस निंदनीय जीवन को जीने के लिए योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि वह शौर्य के साथ नहीं लड़े हैं। तो ऐसा उसने दास प्रथा को माना, इस प्रकार से माना। अरस्तु ने दास प्रथा को ये भी कहा था कि जो रोमन जो होते हैं, रोमन व्यक्तियों को उसने कहा कि दास नहीं बनाया जाना चाहिए। तो एक्विनास ने उसका पूर्णतः समर्थन न करते हुए ये बात कही है। अब हम देखते हैं एक्विनास के राजनीतिक विचार या राज्य की उत्पत्ति। संत थॉमस एक्विनास से पहले ईसाई विद्वानों का मत था कि राज्य मनुष्य यानी आदम के प्रारंभिक पाप का परिणाम है, अतः राज्य एक अप्राकृतिक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के पापों को नियंत्रित करने के लिए हुई है और वह व्यक्ति को दंडित करता है। इस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई है। संत थॉमस एक्विनास ने राज्य के बारे में ऐसे पारंपरिक यानी ईसाई विचारकों का खंडन करते हुए उसने अरस्तु के इस मत को स्वीकारा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति को इस सामाजिक प्रकृति के ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी व्यक्ति की इस सामाजिक प्रवृत्ति के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। वह समाज की भांति राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। इस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, अपितु यह स्वाभाविक संस्था है और राज्य के भीतर रहकर ही व्यक्ति का विकास संभव है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अरस्तु के उपरोक्त विचार को
स्वीकारने के साथ ही वह राज्य की उत्पत्ति के बारे में ईसाई विचार को भी स्वीकारता है कि राज्य की उत्पत्ति का स्रोत स्वयं ईश्वरीय सत्ता है। उसका सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है और इस राज्य के लिए भी ईश्वर की सत्ता के उत्पन्न संस्था है। यानी देखिए, उस समय में की प्रचलित राज्य की उत्पत्ति के बारे में उस समय की प्रचलित संस्था यह था कि राज्य की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति यानी मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो आदम के पापों के परिणाम है, और राज्य की उत्पत्ति उन पापों के परिणाम को रोकना है। और इस प्रकार से उसने राज्य को एक अप्राकृतिक संस्था माना था। लेकिन अरस्तु ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, और वह राज्य की उत्पत्ति को स्वयं मनुष्य की जो सामाजिक प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अनुरूप ही उसने राज्य की उत्पत्ति को स्वीकारा है। इसके साथ ही उसने इस जगत को यानी राज्य का जो है उसको ईसाई जगत से जोड़ते हुए उसने ये कहा कि जो राज्य है, राज्य की उत्पत्ति भी ईश्वर से यानी चर्च के द्वारा हुई है, और इस प्रकार उसने यह ईसाई जगत को यानी अरस्तु का ईसाईकरण करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्य। परंपरागत ईसाई विचारकों का मत था कि अपनी प्रकृति से राज्य एक आवश्यक बुराई है। एक्विनास ने राज्य की प्रकृति के बारे में इन विचारों को अस्वीकारा है और अरस्तु का अनुकरण करते हुए पाया है कि अपनी प्रकृति से राज्य एक नैतिक संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को शुभ बनाना है। उसे व्यक्ति के सामाजिक व भौतिक सुखों में वृद्धि करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में पूर्णता होगी। यद्यपि एक्विनास अरस्तु के इन विचारों से सहमत है, किंतु वह संशोधित भी करता है कि उसका मत है कि मानव जीवन की प्रवृत्ति, मानव जीवन की पूर्णता के लिए भौतिक पक्ष के साथ ही उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए। उस प्रकार अरस्तु की तरह उसने यह नैतिक संस्था माना है, और अरस्तु का यह मानना है कि राज्य व्यक्ति के भौतिक सुख के साथ ही उसके आध्यात्मिक सुख की भी वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार एक्विनास के अनुसार राज्य का उद्देश्य एक एवं आध्यात्मिक दोनों ही अर्थों में शुभ जीवन दिलाना है। इस प्रकार एक्विनास ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत के रूप में ही उसको स्वीकारना चाहिए, और राज्य की उत्पत्ति को जब आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं तब ही वह व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सकता है। तो बच्चों, राज्य के उद्देश्य एवं प्रकृति के बारे में भी उसने उस ईसाई विचारकों को अपनी राज्य को जो कहा था कि एक आवश्यक बुराई है, उसने उसको अस्वीकार करते हुए उसने अरस्तु की इस बात को स्वीकारा है कि राज्य का उद्देश्य जो है मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जिलाना है, और इस श्रेष्ठ जीवन जिलाने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो उसने लेकिन एक्विनास ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा है कि राज्य का जो उद्देश्य है वह मनुष्य को भौतिक सुख के साथ साथ ही आध्यात्मिक सुख भी उसे मिलना चाहिए, तब ही राज्य में को पूर्णता मिलती है। अतः इस प्रकार उसने अरस्तु का ईसाईकरण यहाँ भी करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है राज्य का संगठन। अरस्तु की तरह संत थॉमस एक्विनास का विचार है कि राज्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किंतु जहाँ अरस्तु ने आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नगर राज्य को एक आदर्श संगठन माना है, वहाँ ही एक्विनास का यह मत है कि नगर राज्य की तुलना में अनेक नगर राज्यों से मिलकर बने प्रांत में आत्मनिर्भरता अधिक हो सकेगी, और ऐसे अनेक प्रांतों से मिलकर राज्य में यह आत्मनिर्भरता का तत्व और अधिक पाया जाएगा। तो इस प्रकार उसने ये कहा
कि अरस्तु ने जहाँ ये कहा था कि राज्य का उद्देश्य एवं संगठन उस क्या है कि मनुष्य को अच्छा जीवन जिलाना, तो राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था हो गई। लेकिन एक्विनास का मानना है और उस आत्मनिर्भर होगी, और अरस्तु ने ये कहा कि श्रेष्ठ जो है उस समय के नगर राज्य जो है वो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर राज्य हैं। लेकिन एक्विनास ने इस चीज़ को बच्चों इसको भी आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हुए उसने कहा कि वर्तमान में जो नगर राज्य हैं वो है श्रेष्ठ राज्य नहीं है, क्योंकि अनेक नगर राज्यों से मिलकर जो प्रांत बने हैं उन प्रांतों में आत्मनिर्भरता अधिक हो पाएगी, और इस प्रकार से अनेक प्रांतों से आत्मनिर्भरता से मिलकर जो राज्य बना है उसमें भी आत्मनिर्भरता अधिक होगी। बाकी मॉरिस जॉनसन वगैरह ने कहा है एक्विनास आधुनिक संसार का ही मनुष्य है जिसने विश्वास अधिक प्रथम रूप में प्रकट होना चाहिए। स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों की वास्तविकता ने एक सार्वभौम धार्मिक साम्राज्य की ईसाई विचारधारा को तुलनात्मक राज्य ने यह कह दिया था कि, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने अरस्तुवाद को ईसाईकरण की तरफ मोड़ दिया। नेक्स्ट है बच्चों राज्य के कार्य। एक्विनास के अनुसार राज्य की कला सर्वोत्तम कला है और राज्य का प्रमुख कार्य है उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो प्रजाजन को उत्तम जीवन जीने में मदद करे। वह किस दृष्टि से है कि पहला है आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, अर्थात राज्य की एकता व अखंडता को बनाए रखना। दूसरा कानून की व्यवस्था करना व न्याय करे। तीसरा है सड़कों को साफ कर रखना व आवागमन के साधनों पर चोर डाकुओं से सुरक्षा करना। नेक्स्ट है सिक्के चलाना और नाप तोल की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट है गरीबों के भरण पोषण का ध्यान रखना। संक्षेप में राज्य का प्रमुख कार्य केवल व्यक्ति को बुराइयों से बचाना नहीं अपितु व्यक्ति के भौतिक व आध्यात्मिक विकास में सहयोगी परिस्थितियों को प्रदान करना भी है। सेबाइन के अनुसार एक्विनास के राज्य एवं शासक का प्रमुख कार्य है उसका उत्तम जीवन की प्राप्ति में बाधक सभी बुराइयों को, सभी संभव बाधाओं को हटाना। तो इस प्रकार उसने बच्चों देखे कि अरस्तु के कार्यों को राज्य के जो कार्य थे अरस्तु की तरह ही उसने मान लिया है। लेकिन उसने एक काल अरस्तु ने जैसे कहा था कि राज्य का उद्देश्य है मनुष्य को उत्तम जीवन जिलाना और व्यक्ति के मार्ग की उत्तम जीवन जिलाना। और लेकिन एक्विनास ने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि राज्य का जो भौतिक विकास है उसमें सहयोगी परिस्थितियों को प्रदान करना भी है। सेबाइन के अनुसार एक्विनास ने राज्य को शासक का एक प्रमुख कार्य माना है। एक्विनास ने राज्य का एक शासक का प्रमुख कार्य माना है उत्तम जीवन की प्राप्ति में बाधक सभी परिस्थितियों को यानी बाधक अवस्थाओं को हटाना, यानी मनुष्य के विकास के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को भी राज्य का प्रथम कार्य माना है कि उन बाधाओं को हटाए। तो इस प्रकार हम बच्चे देखते हैं कि उसके राज्य संबंधी विचार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शासकों का वर्गीकरण एवं सर्वोत्तम शासन, यानी किस प्रकार से उसने शासनों का वर्गीकरण करते हुए यह कहा है कि उसने शासकों का वर्गीकरण किया है और इस वर्गीकरण के आधार पर कौन सा राज्य श्रेष्ठ राज्य है, ये हम पढ़ेंगे कल।